अंधे के हाथ लगी बटेर की कहानी को चरितार्थ करता एक मामला आजमगढ़ की सड़कों पर तब देखने को मिला जब एक व्यक्ति सब इंस्पेक्टर की वर्दी और हाथ में रूल लेकर सड़कों पर रौब जमाता दिखा। पहनी हुई वर्दी भी सीनियर सब इंस्पेक्टर की थी, जिसमें 2 स्टार बैच डोरी सीटी के साथ पहना हुआ था और सड़कों पर चलते हुए मामला सुर्खियों में बना हुआ था। इस प्रकरण का पूरा संज्ञान जब स्थानीय लोगों को हुआ तो ये मामला चर्चाओं में बना रहा। जहां जहां ये व्यक्ति वर्दी जाता वहां भीड़ लग जाती, उसे देखने के लिए लोग जुटे रहे। इसकी सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति को पूछताछ की और उसे बताया कि इस व्यक्ति ने कहा मैं इंस्पेक्टर की वर्दी मिली, तो उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने पैसे देकर ये वर्दी खरीदी है और उसे पहनकर वह इलाके में घूम रहा है। बातचीत के दौरान उसने अपना नाम पता भी बताया और बताया कि इस वर्दी को पहनकर मैं घूम रहा हूँ, मैंने बाजार से खरीदी है, आप भी चाहो तो जाकर खरीद लो, पहनकर घूमो। इन सारी बातों को पुलिस के सामने बयां करता रहा वह व्यक्ति अपनी विक्षिप्त हालत में इस तरह की प्रतिक्रिया को दर्ज करा रहा था, जिस पर स्थानीय पुलिस ने उसकी वर्दी उतरवाकर उसमें लगे स्टार और बैच को निकलवा दिया और इस पूरे मामले में दोषी दुकानदार को बताते हुए पुलिस ने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर बेचे गए दुकानदार का पता लगाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना किसी पहचान पत्र और आईडी के बगैर कोई भी दुकानदार किसी को वर्दी नहीं बेच सकता। शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भैया एक मिनट भैया। अरे यार छुड़िया लिया के हाउस पर जवाब कर देना पट्टवा। बेल्ट में फुल पहले हुई। अरे वो नवा खाली निकाल तो वो यार रोज ना ले निकाल यार संक्रमित कर देगा तो छूना मत भाई, बॉडी का पॉजिटिव होगा सबको संक्रमित सही मेरा इंस्पेक्टर क्या करेगा और खरीदने के लिए देखो तोड़ रहा है यार, इसको मैंने खरीदा था तो मेरे ऊपर यार मार का क्यों तोड़ रहे हो खरीद लेगा। रुको तो लेना पकड़ ले बाबू। ना गलत बात है, रुको रुको यार, रुक भाई नहीं हम ये क्या तरीका है, रुको जरा पहले वहां बैठो बैठो चुपचाप बैठो बैठो यार, कहाँ जा रहे बैठो बैठ जाओ। रात में खानपुर थाना क्षेत्र के पटना गोपालपुर गांव में खेत में ट्यूबवेल पर सो रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या की सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पीड़ित परिवार से घटना के संबंध में जानकारी ली गई और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के संबंधित निर्देश दिए गए। आपको बताया, मैंने नोट कर लिया, हमारी बात अरे हमारी बात कभी हमारी बात बड़े बड़े घर में बात जनपद गाजीपुर के पटना गांव जो थाना खानपुर के अंतर्गत आता है, इसमें राजा राम निषाद अपने खेत में जो इनकी
झोपड़ी है जहाँ पे खेत रहते हैं, सब्जी आदि बोई जाती है, वहाँ पे सोए हुए थे। 70 वर्ष लगभग इनकी उम्र है। इनको अज्ञात किसी ने रात्रि में धारदार हथियार से इन पे वार करके इनकी हत्या कर दी है। और इस संदर्भ में परिजनों ने अभी कोई महत्वपूर्ण बात किसी को नामित नहीं किया, अज्ञात बात बताई है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है और परिजनों से तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसका इन्वेस्टिगेशन करके देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। दूसरी लहर में जहां मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। मौजूदा समय में कोरोना के मामलों में कमी आई है, नए मरीजों की मिलने की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन मौतों का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब लोगों की परेशानी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल देश और विदेश के चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी जारी की है। साथ ही तीसरी लहर में 18 साल से कम आयु के बच्चों पर ज्यादा असर होने की चेतावनी दी है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने देश में अलर्ट किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अभी से तैयारियां पूरी करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही जिले में बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से लैस वार्ड तैयार करने के आदेश भी दिए। इसी के चलते सूबे के जनपद कानपुर देहात जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड बनने शुरू हो गए। साथ ही लोगों को जागरूक करने की कवायद भी शुरू हो गई है। वहीं जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी लोगों को सतर्क रहने और बच्चों को बाहर न निकलने की सलाह दी है। ये महीना 25 का संपर्क कर ले। हाँ ये महीने 25 का बुला ले भाई। हाँ तेरा पैसा ना दीजिए, है ना। आपने जो वास्तव में आज के प्रोफेशनल की आवश्यकता है, इसीलिए हमारे बीच में डॉक्टर राजेश कुमार जी जो दे दी वो रिपोर्ट। एक सवाल और, ये आप कह रहे हैं 6 हॉस्पिटल पे हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उनकी क्या हार्ड कॉपी वगैरह हम लोगों को उपलब्ध? अभी हमारी जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी डीएम के पहुंचने के बाद वहाँ हम पहुँचना। आपसे बताएं कि आपकी चीज़ें जो है मैं अवगत करा दूंगा वहाँ पे सीएमएस साहब को, क्योंकि इसका प्रशासनिक निर्णय है सीएमएस साहब के द्वारा किया जाता है। बहुत शीघ्र कार्रवाई होगी। एक नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। प्राइवेट चिकित्सालयों से किसी प्रकार की मामलों के ज़्यादातर देखा गया है कि प्राइवेट अस्पताल जो है पैसे के उसमें जो है इसको बड़ा एक चीज़ हम लोगों ने पैसे कहीं क्या लोग करें, किस तरीके से बचाव करें, क्योंकि दूसरी लहर ने घर बपा रखा है, लोगों को जो है शिकार किया कई मौके पर। इसके लिए बचाव के लिए क्या आप सलाह देंगे लोगों को? जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय त्रिपाठी, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा मानना है कि अभी तो कोविड का जो सेकेंड फेज जो था, वेरिएंट था, ये बहुत डेडली था। अभी लोग इसके लिए बहुत परेशान रहे, मतलब हेल्थ वर्कर से लेके पब्लिक तक सब लोग इसी में जूझ रहे हैं अभी तक। तीसरे वेरिएंट का तो मतलब बहुत ही टफ हो जाएगा और ऐसी चीज़ें आ रही हैं। WHO के बहुत सारे नॉर्म्स और बहुत सारी गाइडलाइन आई है, जिसमें हम लोगों को चीज़ें मिलने में आ रही हैं कि जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए बहुत घातक है। और मेरा अपना मानना है कि उसके लिए प्रिपरेशन यही करनी है कि हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक वार्ड और NICU से लेके पीडियाट्रिक यूनिट की व्यवस्था बहुत अच्छे लेवल पर की जाए। बच्चों के लिए वेंटिलेटर और जो ग्रेड 3 का इंटेंसिव केयर का फोकस होता है, प्रशासन को उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों तक ये जाने में बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को लेके ज़्यादातर पेरेंट्स भी बहुत अवेयर रहते हैं और बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो इसलिए अगर बच्चों पर इसका असर हुआ तो बहुत डेडली होगा। तो मेरा अपना मानना है पहले से ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि मतलब उस तरीके को कभी भगवान न करें लेकिन ऐसी स्थिति बने तो उससे मतलब उसको मैनेज किया जाए।
ग्रामीण इलाका है तो जो है अधिकांश ग्रामीण इलाकों में दूसरी वेव में कहर था, तो तीसरी वेव को लेकर ग्रामीण इलाके के लोग किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें? देखिए, मेरा मानना ये है कि ग्रामीण एरिया में इस बार बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। कोविड को लेके ग्रामीण एरिया के लोगों ने ये उनको हमेशा संदेह रहा कि ये तो सामान्य बुखार है, वायरल बुखार है, ठीक हो जाएगा। फाइनली ये देखने में आया कि इतना सीवियर फीवर आया, इतना डेडली फीवर आया कि आने वाले टाइम में लोगों को फिर सांस की दिक्कत हुई, ऑक्सीजन कम हुई और बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई। बहुत सारे लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए, गांव में ही उनको डेथ हुई। बहुत सारी कई बार ऐसा हुआ, बहुत लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाई। तो मेरा मानना है कि एक पूरा प्रॉपर एक डाटा बनना चाहिए, सरकार को पूरा एनालिसिस करनी चाहिए, छोटे छोटे लेवल पे, ब्लॉक पे, गांव पे लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को मैनेज करना चाहिए। जैसे प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख टाइप के बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव है, इनको तैयार करना चाहिए। छोटे लेवल पे डॉक्टरों के सपोर्टिंग स्टाफ को तैयार करना चाहिए, उनको अवेयर करें कि कोविड को लेके वो मान के चलें कि कोविड का इन्फेक्शन होगा तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बुखार आ रहा है, सामान्य बुखार है कि कोविड का बुखार है, इन सब चीज़ों को लेके वो थोड़ा जागरूक रहें। जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है। और बच्चों के लिए मेरा ये मानना है कि सबसे आसान तरीका है कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की जाए, विटामिन डी का सप्लीमेंट करके और जो दूसरे न्यूट्रिशन के रास्ते हैं उस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा न्यूट्रिशनली और की गई है, बच्चों पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। किस तरीके से लोग इस कोरोना की तीसरी वेव से बचे हैं, किस तरह अपने बच्चों को बचाएं, क्या सलाह देंगे लोगों को? देखिए, बच्चों के लिए भी वही जनरल नियम है, हर एक को मास्क लगाना, माने बच्चों को भी मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए ना, वो कम से कम सिंगल तो ज़रूर लगाइए। बच्चों को भी दूर दूर रखिए, बच्चों को खेलने मत दीजिए आपस में। भाई बहन तो मजबूरी खेलेंगे, लेकिन ये नहीं कि पड़ोसी मोहल्ले के भी लोग आके, जैसे कोरोना के पहले सब खेलते थे, क्रिकेट खेल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उन सब से दूर। और ऑनलाइन स्टडी सबका तो हो ही गया है, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, तो जितना आपको डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, जितना मास्क आप लगा लेंगे, जितना आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उतना आप बचेंगे। उसके बावजूद भी जिनको बाय द वे हो जाती है, कोई कोरोना हो जाता है बच्चे को, तो उसके लिए हमारे यहाँ PICU का निर्माण हम कर रहे हैं। PICU जो है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट ये होती है। तो वो उम्मीद है 30 इस महीने के 30 तारीख तक प्रिलिमिनरी हम उसकी तैयारियां कर लेंगे। बाद बाकी फिर आगे की तैयारी सरकार मशीनें वगैरह भेजेगी, वो बात की चीज़। सर, ग्रामीण इलाका अगर तीसरी वेव की बताया जरा बच्चों को, तो यहाँ किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा आप लोगों को? देखिए, वहाँ भी निगरानी समितियाँ हैं, इन्हीं सब का काम है कि सबको जागरूक करें। ये आपके शिक्षक हैं, वो जागरूक करें। भाई, जो गांव में सबसे छोटे लेवल का यूनिट होती है, उन्हीं का काम है। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारी नीचे, सबसे नीचे तो शिक्षक ही होते हैं, और निगरानी समितियां भी बन गई, उन लोगों का काम है वो सबको बताएं, समझाएं वहाँ के लोगों को। सर, कोरोना की तीसरी वेव को लेकर के जो अलर्ट किया गया है, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, और जो बच्चों के लिए ज़्यादातर घातक बताया गया है, तो बच्चों को इस वेव से बचाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, जो तीसरी वेव की आशंका है उसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। जो सेकेंड वेव में पीक किया था वो एक दिन में 231 पेशेंट का गया था। उसके हिसाब से हम अपने आप को उसकी 4 गुना के बराबर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। लगभग 800 बेड की कैपेसिटी हम अपने आपको इस्टेब्लिश कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन की लगातार डिमांड बनी हुई थी अन्य जनपदों में, फॉर्चुनेटली अपने जनपद में कम रही। तो ऑक्सीजन पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए हम कई सारे ऑक्सीजन प्लांट्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लगभग 6 ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। टेस्टिंग के लिए भी हम जिला अस्पताल में ही L2 सेंटर पे वहाँ का एक पैथोलॉजी लैब यूनिट खोलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्रियान्वयन स्टेज पे है। पैथोलॉजी लैब्स को हमने ऑर्डर भी कर रखा है। हम अपना खुद का लैब यहाँ पे ओपन कर लेंगे, जिससे हमारे रिजल्ट्स हमको यहीं पर मिल जाएं। जो बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों पे ज़्यादा असर करेगा, तो उसके लिए जिला अस्पताल में ही कार्डियोलॉजी का एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको भी हम PICU के रूप में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ज़्यादातर दूसरी वेव में ग्रामीण इलाकों में कहर रहा है, कानपुर देहात ग्रामीण इलाका है, इसको देखते हुए किस तरीके से आप अलर्ट है, किस तरीके से व्यवस्था है?
देखिए ऑलरेडी 2 तरह के स्तर पे काम चल रहे हैं। निगरानी समितियां हैं हमारी, हर ग्रामीण क्षेत्रों में हमने निगरानी समितियां बना रखी हैं। उसके अतिरिक्त हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, इन दोनों को हमने गाँव में लगा रखा है। इसके अतिरिक्त हमने अपनी टेस्टिंग की सीमा भी बढ़ा दी है। जहां 1500-1600 हम टेस्टिंग करते थे, अब हम 4000 टेस्टिंग पर डे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जनपद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की टेस्टिंग कर सकें और इसको आइसोलेट कर सकें। जहां बीमारी है वहां और ज़्यादा फोकस कर सकें। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था की गई? देखिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा होर्डिंग्स और बैनर्स भी हम लगा रहे हैं। लगभग सभी कार्यालयों पे भी हमने लाउड स्पीकर्स लगा रखे हैं, जिसके माध्यम से हम कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कार्यालयों में हम कोविड हेल्प डेस्क भी स्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि आने वालों को और इसके बारे में हम सेंसिटाइज करें। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड परिसर, अंचल परिसर, बाल विकास परियोजना कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, FCI प्रखंड जन वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न पदाधिकारी, RTPS सूचना का अधिकार कार्यालय, आधार पंजीकरण कार्यालय स्थित है। प्रशासन की लापरवाही से उपरोक्त दृश्य को देखकर किसी भी रूह कांप जाती है, जबकि बरसात का मौसम आना बाकी है। इस नारकीय जीवन जीने को विवश से प्रखंड क्षेत्र के 17 पंचायत के लोग अपने जरूरी कामों से कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। आम लोगों को घुटने भर कीचड़ और गंदे पानी में प्रवेश करके कभी भी दुर्घटना के शिकार होने को विवश होना पड़ता है। गंदे पानी का जमावड़ा से आक्रांत बीमारियों का भी अंदेशा लगा रहता है। हमारे संवाददाता नजर आलम सिद्दीकी ने उपरोक्त विषय के बारे में प्रखंड विकास अधिकारी से फोन पर बात की, तो जवाब मिला कि जिला मुख्यालय को समय समय पर समस्या के निदान हेतु रिमाइंड कर चुके। यदि सड़क की बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला की अनुशंसा नहीं होती है तो इस प्रकार बदहाल व्यवस्था जारी रहेगी। मोटरसाइकिल से सवार होते अंचल परिसर में जाते हुए लोग घटना का शिकार होने पर बेबस होना पड़ता है। ये स्थिति है प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार का। ये मुख्य द्वार का दृश्य है, प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार का दृश्य है। यहाँ इतना संकीर्ण मोड़ है कि यहाँ आए दिन दुर्घटना का सबब होती रहती है। अब हम आगे आपको ले चलते हैं, आगे का और भी भयावह दृश्य दिखाने के लिए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ये खबर कोंच तहसील क्षेत्र से है। इस तहसील में ऐसे 2 गांव हैं जो कोविड-19 महामारी से अब तक मुक्त है, जहां पंचायत चुनाव होने के बावजूद भी अब तक कोई भी मरीज निकलकर सामने नहीं आया, जो जिला प्रशासन के लिए राहत देने वाली बात है। ये गाँव कोंच तहसील के गाँव घुसिया और महंत नगर है, जहाँ अभी तक एक भी संक्रमित नहीं मिला। इन दोनों गाँवों की आबादी 2500 के ऊपर है, लेकिन गाँव के लोग अभी तक कोरोना महामारी से बचे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि गांव के लोग संक्रमण से बचाव के तरीके भी अपना रहे हैं, साथ ही सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। यहां कोई समस्या होती है तो खुद ही होम आइसोलेट हो जाते हैं। गांव में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी निरीक्षण कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू है। मैं खुशिया महानगर से बिलोंग करती हूँ और मेरे गांव में ऐसी कोई बीमारी का प्रयोग नहीं है। और हमारे गांव में सभी लोग सैनिटाइजर और मास्क ये सब का प्रयोग करते हैं। आपस में दूरी बना के रखते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है गांव में? हाँ। तो सर कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आपके क्षेत्र में, और इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? इसके लिए हम लगातार निगरानी समिति, ANM और आशा के माध्यम से गांव में प्रत्येक घर में जाके हमारी निगरानी समिति ANM आशा घर घर जाके भ्रमण करती है और कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति पाए जाने पे उसकी सूचना हमें देती है, जिससे कि हम उस गांव में वहाँ पे किट उपलब्ध कराते हैं और दवा देते हैं। और यदि व्यक्ति होम आइसोलेशन लायक होता है, होम आइसोलेशन की शर्तें पूरी करता है, तो हम उसको होम आइसोलेशन करते हैं। और यदि कोई गर्भवती औरत या 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो हम उसको L1 सेंटर में भेजते हैं।
या किसी भी को भी अगर दिक्कत है तब भी हम L1 L2 के हिसाब से मरीज की आवश्यकता अनुसार उसको रेफर करते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संबंधित ANM और आंगनबाड़ी आशा और आशा संगिनियाँ और हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है वो लगातार गांव-गांव में जाके जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो गांव में चस्पा कर रही हैं और जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो वो हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। ऐसा कौन सा गांव है जहां पर अभी तक कोरोना पेशेंट नहीं निकले? इस समय पिंडारी ब्लॉक में 2 गांव ऐसे हैं, महेंद्रनगर और कुसिया, जहां पे एक भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं निकला और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय हर घर में लगभग कोई ना कोई मरीज है। पंचायत चुनाव के बाद कैसा देख रहे हैं इसका? पंचायत चुनाव के बाद हमने लगातार इसकी मॉनिटरिंग रखी है, जारी रखी है, जिससे कि कोई ऐसा ना हो कि बीच में लक्षण युक्त व्यक्ति मिले। हमने अपनी जो टीमें हैं सैम्पलिंग टीम, वहाँ से एक दिन कैंप लगा के गाँव में सैम्पलिंग भी कराई। ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति इसमें लक्षण युक्त हो या जो कैरियर हो दूसरे को फैला सके। जी, मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी है। मैं ग्राम घुसिया का निवासी हूँ। मेरे गांव में शासन के द्वारा टीमें भेजी गई हैं। अभी तक कोरोना से कोई संक्रमित नहीं हुआ है। जिसको हल्का फुल्का फीवर आया उसको दवाई उपचार किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है इसके प्रति और विशेष तौर पर सब लोग मास्क का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। बहुत विशेष कार्य होता है तभी लोग निकलते हैं घर से, वैसे हम तो घर पर ही रहते हैं। इसी से शासन के द्वारा जो भी जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, उसी से हमारा गांव बचा हुआ है, सेफ है। महंतनगर और घुसिया दोनों में भी अभी तक मरीज नहीं निकला। सीतापुर मंडल कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने संयुक्त चिकित्सालय डीबलूगंज अनपरा का औचक निरीक्षण कर यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और कोविड-19 से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने और स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर SDM दूधी रमेश यादव, चिकित्सा अधीक्षक ब्रजेश सिंह यादव एवं पूर्वांचल ऑक्सीजन बैंक के संस्थापक पंकज मिश्रा, अनपरा थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह समेत पुलिसकर्मी उपस्थित थे। पंकज मिश्रा जी ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर करिया ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में हो रही लिक्विड गैस की कमी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का आग्रह किया, जिससे ऊर्जांचल क्षेत्र वासियों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सके और इस कोरोना काल संक्रमण काल में लोगों के जीवन को बचाया जा सके। मैंने ये देखा है अगर प्राथमिक चरण में प्राथमिक ऑक्सीजन मिल गई और एक बार ऑक्सीजन लेवल उसका 95-96 मेंटेन हो गया हो 80-90% तो जान बच गई है। वो हमारे पत्नी वहाँ जाकर काफ़ी 4 घंटे में ये मतलब से अनुज गौड़ द्वारा बताया गया कि इस कोरोना महामारी में हमारी ये मुहिम 20 से 25 जिलों में कोरोना काल में गरीब और लाचार लोगों की लगातार मदद कर रही है और भूखों को भोजन खिलाने का काम कर रही है। इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है, हर जगह लोग परेशान घूम रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगने के बाद लोगों के पास भोजन की एक बड़ी समस्या है खड़ी हो गई है, जिसे देखकर इटावा के गौसेवक कोविड फाइटर ग्रुप के लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया और एक ऑनलाइन बैठक करके भोजन की समस्या से लड़ने के लिए एक योजना बनाई और एक कम्युनिटी किचन का शुभारंभ किया, जिसमें रोजाना PGI सेफई से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल व अन्य जगहों पर जहां खाने की जरूरत लोगों को होती है वहां रोज पूरे दिन में 400 से 500 पैकेट जो भी गरीब असहाय लोग हैं उनको बांटे जाते हैं। उन सबको निरंतर भोजन वितरित कर रहे हैं। लगभग 26 से 28 दिन हो गए भोजन वितरित करते हुए और आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये सेवा जारी रहेगी। आदित्य त्रिपाठी, अनुज गौड़ की टीम गौसेवक कोविड फाइटर की चलाई गई मुहिम में कोई भूखा न सोए से लोग जागरूक हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने शुरू की है। ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल मदद भी बराबर ये टीम कर रही है। टीम के संस्थापक अनुज गौड़ आदित्य त्रिपाठी ने बताया
ये अगर हर इंसान 2 पेड़ लगाने लगे तो ऑक्सीजन जैसी समस्या कभी भारत में न आती। कम्युनिटी किचन के संयोजक ने इस मुहिम में काफी साथ दिया है। अविनाश यादव, सर्वजीत सिंह, आनंद पांडे, राहुल तिवारी, मयंक सिंह भदौरिया, काव्य दुबे, अर्पित गुप्ता, निखिल अग्रवाल, सर्वजीत लक्की, आशु दुबे, प्रणय तिवारी, रोहित वर्मा, सुनील यादव, शिवा ठाकुर इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। क्या है संघ का नाम और आप लोगों ने कैसे सोच विचार आया कि आप कोविड गाइडलाइंस में कोरोना में खाना बांट रहे हैं लोगों को? जी, हम लोग राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के सारे सदस्य हैं और पदाधिकारी भी हैं मौजूद। ये कोविड जैसे ही शुरू हुआ तो हमने अपनी एक व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाए गौ सेवक कोविड फाइटर्स के नाम से। फिर तमाम लोगों की मदद की है, मेडिकली मदद और अन्य प्रकार की मदद। तो देखा कि तमाम प्रकार की समस्याओं के साथ साथ एक समस्या और चल रही थी, जो लोग भूखे मर रहे थे। तो इसलिए फिर हमने सब लोगों ने मिलके एक ऑनलाइन मीटिंग करके ये सब क्लियर किया है कि कैसे लोगों की व्यवस्थाएं की जाएं। तो फिर एक मुहिम चालू की है कि कोई भूखा ना सोए। ये लगभग आज मेरे द्वारा मुहिम चलाई जा रही है 20 से 25 जिलों में उत्तर प्रदेश के। तो हॉस्पिटल में और जहाँ तमाम लोग बेरोजगार पड़े हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है खाने का, उनके लिए सब हम लोग व्यवस्थाएं किए हैं। खाना उनको पहुंचाते हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं किचन, यही खाना बनता है। शहर से दूर है, ये 10 किलोमीटर दूर है। ये एक गांव है बैतपुरा, वहीं बनवा रहे हैं क्योंकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ बनवा रहे हैं और सरकार की जो पूरी कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए बनवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब लोग मास्क लगा के यहाँ काम करते हैं और हमारी जो गाड़ियां हैं भोजन वितरण की, वो भी लड़के अलग हैं और बनाने वाले अलग हैं। स्वयं अपने हाथों से हम लोग बनाते हैं। आप कोविड अस्पतालों में भी खाना बांट रहे हैं? जी जी, बिल्कुल कोविड अस्पतालों में बांट रहे हैं। सैफई से लेके इटावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो भी कोविड पेशेंट हैं या फिर उनके परिजन हैं, उन सबको भोजन देते हैं। CMS साहब से जानकारी करके कि आज कितने पेशेंट हैं, उनके द्वारा जानकारी दी जाती है। तो उसी के हिसाब से हम लोग भोजन का पूरा प्रबंध करते हैं कि मरीज के साथ साथ बीमारदार भी हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। तो ये मुहिम कितने दिनों से चला रहे हैं आप? लगभग इस मुहिम को हो गए 25 से 26 दिन।